हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस पीसीएस। गाइस, जैसा आपको पता होगा कि विजन आईएएस ने पीटी 365 मैगजीन को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। और जो लोग इस फील्ड में पहले से हैं उनको पता होगा कि विजन आईएएस जब भी पीटी 365 मैगजीन को रिलीज करता है तो सबसे पहले पॉलिटी के मैगजीन के साथ रिलीज करता है। और जो न्यू कमर्स हैं या फिर जो नए नए लोग इस तैयारी के फील्ड में आ रहे हैं यूपीएससी के फील्ड में, उन लोगों के लिए मैं क्लियर करना चाहूँ कि जो पीटी 365 है, बेसिकली पीटी स्टैंड्स फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट 365। तो थ्री जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि 365, तो ये पिछले एक साल का करेंट अफेयर्स का कंपाइलेशन होता है। और सपोज बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे जो न्यूज़ कवर नहीं कर पाते हैं या मंथली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उसको विजन आईएएस एक कंपाइलेशन के तौर पे निकालता है। और ये सब्जेक्ट वाइज निकालता है, जैसे पॉलिटी का निकालेगा, फिर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, देन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, कल्चर, सोशल इश्यूज, ऐसे करके 10-11 ये पीटी 365 निकालते हैं, जो कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो पीटी 365 मैगजीन में मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड जो भी लोगों के डाउट्स हैं उसको मैं पहले क्लियर करूं। तो हमने बता दिया कि ये पिछले एक साल का इसमें कंपाइलेशन होता है करंट अफेयर्स का, जो कि स्टैटिक जो टॉपिक होते हैं उनको ये लिंक करके ये इसका मैगजीन निकालते हैं। तो दूसरा इसमें डाउट ये रहता है कि इसमें करंट अफेयर्स जो है कहाँ से किस मंथ से कब तक का कवर करते हैं। तो अभी के लिए जो इन लोगों ने निकाला है, विजन आईएएस ने निकाला है, ये निकाला है अप्रैल 2024 से, मीन्स अप्रैल 2024 से लगाए इन्होंने कवर की स्टार्ट किया है। और ये कवर करेंगे अप्रैल 2025 तक, क्योंकि मई में तो एग्जाम है यूपीएससी का। तो ये अप्रैल 2024 से ये लोग कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो एस्पायरेंट हैं उनके मन में अगला क्वेश्चन ये है कि जो पीटी 365 है, ये कौन कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो पहला तो हम मैं जो मोस्ट मतलब मस्ट रीड जो पीटी 365 उसका नेम मैं बताना चाहूँगा कि सपोज आपने पॉलिटी का स्टैटिक का कवर किया है तो एटलीस्ट आपको जो पीटी 365 पॉलिटी का मैगजीन है वो यहाँ पे देखना चाहिए कि एक बार टॉपिक का वो गो थ्रू करना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में थे। और उस टॉपिक को आप जाके उसका जो स्टैटिक पार्ट होता है जैसे लक्ष्मीकांत में है, उसको जाके आप काफ़ी अच्छे से कवर करिए। और या फिर आपने नोट्स बनाया है तो वहाँ पे नोट्स से भी जाके कवर कर सकते हैं। और सपोज कोई ऐसा टॉपिक इसमें आपने नहीं पढ़ा हुआ है और इसमें पीटी 365 में दिया हुआ है, तो एटलीस्ट उस टॉपिक को कवर करिए, क्योंकि वो जो टॉपिक है पिछले लास्ट एक साल में न्यूज़ में था, तो उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमने बता दिया कि इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, देन जो साइंस एंड टेक हो गया और इंटरनेशनल रिलेशन हो गए। इसके पीटी 365 काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं या फिर मैसेज करते हैं कि सर जो पीटी 365 होता है इसको कौन कौन से एस्पायरेंट को पढ़ना चाहिए। तो सपोज आप 2025 में टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी को या कोई पीसीएस एग्जामिनेशन को, या फिर 2026 में टारगेट कर रहे हैं, 2026 में जो टारगेट कर रहे हैं आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, तो आपको पीटी 365 मस्ट है कि करना चाहिए, क्योंकि 2026 में आप तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए आपके पास सफिशियंट टाइम है। तो एक बार ये पढ़ लेने से आपको आइडिया लग जाता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या कवर करना है। और 2025 वाले कैंडिडेट को तो बिल्कुल ही करना चाहिए। और इसके अलावा टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी अदर स्टेट जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसका आप नोट्स बना के रख लीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम एग्जाम जब नज़दीक आता है तो लास्ट टाइम में रिवाइज करने में बहुत हेल्प करता है। और स्पेशली ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स को कवर नहीं किया है या फिर मंथली करंट अफेयर्स नहीं कवर किया है, उसके लिए तो मस्ट रीड ये मैगजीन है। तो अगला जो डाउट है पीटी 365 को लेकर, कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोलते हैं या मैसेज करते हैं कि सर हमने पीटी 365 हमें पढ़ना ज़रूरी है क्या यदि हम मंथली मैगजीन कवर किए हैं। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर होगा कि नहीं, आप इन केस आप मंथली करंट अफेयर्स को कवर किए हैं अच्छे से
तो आपको पीटी 365 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक बार गो थ्रू करना चाहिए कि आपने पीटी 365 में जो जो टॉपिक्स दिए हैं उसको आपने ऑलरेडी कवर किया है कि नहीं। आपने टॉपिक देख लिया, इनकेस आपने कवर किया है, आप उसका शॉर्ट नोट्स रेडी है, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आप कोई टॉपिक जो है आप मंथली करंट अफेयर्स में नहीं कवर किए हैं और पीटी 365 में उसके बारे में दिया हुआ है, तो आप एक शॉर्ट नोट उसका बना के रख लीजिए, और या फिर उससे रिलेटेड जो स्टैटिक वाला पार्ट है, स्टैटिक वाला पार्ट मीन्स जो लक्ष्मीकांत में पॉलिटी है तो लक्ष्मीकांत में, ज्योग्राफी है एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है उसका एक नोट्स रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि सर इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप जो ऑफिशियल विजन आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अल्टरनेटिवली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हमने इस मैगजीन को वहाँ पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो जो भी डाउट्स थे पीटी 365 मैगजीन से रिलेटेड वो हमने क्लियर कर दिया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम आज के टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे। तो जैसा कि देखेंगे कि ये जो पीटी 365 मैगजीन है ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या दिया रहता है, पॉलिटी दिया रहता है और गवर्नेंस क्या जो टॉपिक्स है ये दिया रहता है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे इसको देख लेते हैं। तो पहला हमारा मेन टॉपिक है इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या पिछले एक साल में न्यूज़ में था उसको देखेंगे। तो आप जानते होंगे पहला टॉपिक है हमारा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है मीन्स आप जानते होंगे कि पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेकर आया गया था, तो उसी को हम साइमल्टेनियस इलेक्शन बोलते हैं। फिर दूसरा हमारा टॉपिक है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है। मीन्स स्टेट इलेक्शन कमीशन वो होता है जो लोकल बॉडी का इलेक्शंस होता है, जैसे पंचायती राज या फिर म्यूनसिपलिटी, अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनसिपलिटीज़ हो गया, इसका इलेक्शन जो करवाती है उस वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा कि डीलिमिटेशन कमीशन, क्योंकि आप जानते होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2023 वाला यूपीएससी एग्जाम हुआ था, इसमें डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, तो इसको हम देखेंगे। और फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा ईवीएम जो है अपना वोटिंग के लिए जिसको यूज़ किया जाता है, और एक वीवीपैट है जिसमें आपको वोटिंग देते टाइम पे एक वाइट कलर की पर्ची दिखती है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, उसका सिंबल दिखता है, उसी को वीवीपैट कहते हैं। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसको देखेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है और ये एग्जाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको भी देखेंगे। और इसके साथ साथ लोकसभा इलेक्शन हुआ था जो कि 18th लोकसभा इलेक्शन था, तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर आर्टिकल 329, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इससे रिलेटेड कुछ चेंजेस किया था, इसके बारे में देखेंगे। और नॉमिनेशन का, इलेक्शन में सपोज आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसमें नॉमिनेशन का क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में देखेंगे। और कौन कौन से केसेस में कि इलेक्शन कमीशन जो है री इलेक्शन कराती है, मीन्स रीपोलिंग कराती है, कि एक बार चुनाव हो गया उसके बाद भी उस चुनाव के बदले दोबारा इलेक्शन करवा सकती है, इसके बारे में। देन साइलेंस पीरियड क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा वन कैंडिडेट और मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी 2022 में या फिर 2023 में इससे भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि वन कैंडिडेट और वन मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बेसिकली ये होता है कि कोई एक कैंडिडेट है और वो मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है, तो उसी को हम वन कैंडिडेट और मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। जैसे कि देखेंगे कि राहुल गांधी जी जो हैं यहाँ से अमेठी एंड इसके साथ साथ वहाँ पे वायनाड जो केरल में है वहाँ से ये इलेक्शन लड़े थे, तो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न है। देन हमारा अगला टॉपिक होगा होम वोटिंग। तो देखेंगे होम वोटिंग क्या होता है, इसके बाद देखेंगे फॉर्म 16 एंड ब्रैली सिग्नेज क्या होता है। तो ये हमारे इलेक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है इसको देखेंगे। और हमारा अगला टॉपिक होगा इलेक्शन को हमने कवर कर दिया है पूरे साल में, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको हमने कवर कर दिया, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में भी हमने डिस्कस करेंगे आगे। फिर हमारा होगा कि पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है या फिर लोकल गवर्नमेंट जो होता है जो कि पंचायती राज या फिर जो म्यूनसिपलिटीज़ का इलेक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए देखेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा इंटरनल इमरजेंसी।
जो नेशनल इमरजेंसी हो गया, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, कौन से केस में वैलिड है, कौन से केस में वैलिड नहीं है, और कब इसको पास कराना मैंडेटरी होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इसका देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये क्या होता है, और कौन कौन से केसेस में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, और कौन कौन से शेड्यूल में ये दिया है। फिर हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, कि कौन कौन से पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, कौन नॉमिनेट करता है, एंड कौन कितने मेंबर लोकसभा से आते हैं, और उस कमेटी में कितने मेंबर राज्यसभा से आते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट है हमारे राष्ट्रपति जी, वो पार्लियामेंट को, जो जब भी न्यू पार्लियामेंट आता है, इस्टेब्लिश होता है, तो उसमें एड्रेस करते हैं उस पार्लियामेंट को। तो उनको ये अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, कौन से प्रोविजन में, इसके बारे में जिक्र दिया हुआ है। और हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, कि जो पार्लियामेंट में सपोज जो एमपी बनते हैं, उनको एक एक शपथ दिलाया जाता है, तो वो शपथ जो है, जो हमारा शेड्यूल है, कौन से शेड्यूल में मेंशन है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इससे रिलेटेड आप, हम जो भी डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे आप जाके हमसे जुड़ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन रहेगा आप वहाँ पे कमेंट करेंगे तो हम उसका रिजोल्यूशन देंगे, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। और इन केस आपने यहाँ तक वीडियोस को देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें वीडियोस लाने में काफ़ी हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और इन केस हमारा वीडियो आपको ऐसा लगा, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, और हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो हमारा अगला पहला टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शन को जो है हम वन नेशन वन इलेक्शन बोलते हैं। तो ये रिसेंटली आप जानते होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है, अपने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसका जो है 129th अमेंडमेंट हुआ था, उसका बिल लेकर आया गया था। मीन्स यूपीएससी में सपोज पूछा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल था उसके बारे में 4 ऑप्शन दे देगा, कि इसमें से बोलेगा कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। तो ये जो बिल था ये 129वां बिल था, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि रेफर कर दिया गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। मीन्स ये जो बिल है सपोज लोकसभा से पास हो गया है, तो ये जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, तो ये इसको एनालिसिस करके अपना ये रिपोर्ट देंगे। तो अभी देख लेते हैं जो 130वां अमेंडमेंट संशोधन बिल था इसके बारे में। तो इसमें जानते हैं होंगे कि इसमें एक आर्टिकल 82 को इंसर्ट किया गया है, जिसमें बोला गया है कि एक साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, और ये कहाँ कहाँ पे होगा, एक तो लोकसभा का होगा, और इसके साथ साथ जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर की असेंबली होती है, इन दोनों का इलेक्शन एक साथ कराया जाएगा। देन इसमें एक और पॉइंट मेंशन किया गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इसका जो टर्म है, ये पूरा जो लोकसभा का टर्म है सेम इतने के बराबर रखा गया है, जो कि 5 साल का रखा जाता है। फिर हमारा एक एग्जिस्टिंग जो आर्टिकल 83 था, इसमें एक अमेंडमेंट कर लाया गया है, जिसमें इन्होंने डिफाइन किया है कि अनएक्सपायर्ड टर्म, एंड दूसरा है कि मिड टर्म। तो ये 2 टर्म को डिफाइन किया गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों टर्म को लेकर ही खेल है। क्योंकि सपोज देखेंगे कि अभी जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है तो वो 5 साल के लिए होता है, तो 5 साल के लिए इलेक्शन होता है, और सपोज वो 3 साल में जाके ही वो मीन्स सरकार गिर गई, तो रिमेनिंग जो 2 साल बचे उस हम पीरियड को बोलेंगे अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड बोलेंगे, अनएक्सपायर्ड टर्म। तो ये हो गया अनएक्सपायर्ड टर्म, जो कि अभी बचा हुआ है। और मिड टर्म ये हो गया कि जब अनएक्सपायर्ड टर्म अभी बचा हुआ है, उस बीच में जब इलेक्शन होता है, तो हम उस इलेक्शन को मिड टर्म इलेक्शन बोलेंगे। और उस टाइम पे जो भी इलेक्शन होगा वो रिमेनिंग 2 ईयर्स के लिए होगा, मीन्स जो अनएक्सपायर्ड टर्म है उसी के लिए सिर्फ इलेक्शन होगा। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि लोकसभा शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म, मीन्स बीच में जब भी इलेक्शन होगा तो जो रिमेन सिर्फ बचा हुआ टर्म है उसी के लिए इलेक्शन होगा। फिर आर्टिकल 172 में जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसके बारे में सेम चीज़ यहाँ पे भी मेंशन किया है कि अनएक्सपायर्ड टर्म के बीच में कोई वहाँ की सरकार गिरती है, या फिर वहाँ पे
फुल मेजोरिटी नहीं मिलता है, तो जब भी इलेक्शन होगा वो रिमेनिंग जो टर्म है उसी के लिए इलेक्शन होगा। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये जो है जनरल इलेक्शन जो है, जनरल इलेक्शन मीन्स जो अपना लोकसभा का इलेक्शन है जिसको हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, और ये जो स्टेट की असेंबली इलेक्शन है दोनों को एक साथ करवाने के लिए लेकर लाया गया था, जिससे कि देश भर में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे इसका नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत सारे फंड खर्च होते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने इस चीज़ को लेकर आया है। तो पहले ये हो गया। और ये ध्यान रखिएगा कि इसका ये मतलब नहीं होता है कि पूरे देश में एक ही दिन में चुनाव होना। ये ध्यान रखिए, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि सिंगल डे में इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स एक ही दिन में पूरे इंडिया में इलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये होता है कि दोनों इलेक्शन जो है, स्टेट इलेक्शन और पार्लियामेंट का लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होंगे। तो अगला मन में डाउट आएगा कि कभी क्या इंडिया में पहले कभी इस तरीके के एक साथ इलेक्शन हुए हैं क्या, स्टेट असेंबली का और लोकसभा का? तो इसका आंसर है यस। पहले जो हमारा स्टार्टिंग का जो चार टर्म था वहाँ पे हमारा एक साथ इलेक्शन होते थे, जो लोकसभा और यहाँ पे जो राज्य के यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होते थे। जैसे 51 में जब जनरल इलेक्शन हुआ, फिर 57 में जनरल इलेक्शन हुआ, 62 में जनरल इलेक्शन हुआ, इसके साथ साथ जब 67 में जनरल इलेक्शन हुआ। तो ये 4 टर्म में जब भी जनरल इलेक्शन हुआ है, ये दोनों एक साथ इलेक्शन होते थे। तो जनरल इलेक्शन को एक साथ, जनरल इलेक्शन और स्टेट जो का जो इलेक्शन होता है, इसको एक साथ कराने के लिए कौन कौन से जो कमीशन जो ये हैं कमिटी हैं, इन्होंने रिकमेंड किया था। तो एक जो अपना लॉ कमीशन है 170th वाला, जो कि 99 में रिपोर्ट बोला सबमिट किया था, तो इन्होंने बताया कि जो जनरल इलेक्शन लोकसभा का और विधानसभा का जो इलेक्शन है वो दोनों को एक साथ कराना चाहिए। फिर नीति आयोग ने 2017 में भी इस चीज़ को बोला, और इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट जो आया था 2015 वाला, इन्होंने बोला कि इलेक्शन को एक साथ कराने से हम अपने इकोनॉमी पे कम से कम नियरली 1% जीडीपी का ग्रोथ और ज़्यादा हो सकता है। तो इन सब चीज़ को लेकर सरकार ट्राई कर रही है कि दोनों इलेक्शन एक साथ हों। हमारा अगला टॉपिक है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो बेसिकली क्या है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में हम देख लेते हैं कि ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मीन्स इसके कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में ऑलरेडी मेंशन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है जो पंचायती राज इलेक्शन, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जिसको हम प्रधानी बोलते हैं, प्रधानी वाला इलेक्शन, और अर्बन लोकल बॉडीज मीन्स म्यूनसिपैलिटी वाला इलेक्शन, इसको कराने की जिम्मेदारी जो होती है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की होती है। और इसको लाया गया था जो 73rd वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये पंचायती राज से रिलेटेड, और ये 74 जो था म्यूनसिपैलिटीज व अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन। तो इसके लिए ये जो था इन दो अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया था। और ये किसके रिकमेंडेशन पे बना था? तो ये गॉडजिल जो कमेटी है इसके रिकमेंडेशन पे बना था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो गॉडजिल कमेटी के बेस पे बना था। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। तो आप जानते होंगे जो आर्टिकल 243 K1 में है, के क्लास 1 में है, इसमें पंचायती राज इलेक्शन, जो पंचायती राज से रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबल बताया गया है। और जो 243 ZA है इसमें बताया गया कि म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड जो इलेक्शन होगा वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और जो 243 की में क्लॉज 2 में ऐसा दिया है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का कंपोजिशन क्या होगा या फिर टेन्योर क्या होगा। तो ये जो इसका मीन्स डिटर्मिनेशन जो है, कौन इसकी निर्धारित करेगा? तो इसको निर्धारित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की होगी। और इनका रिमूवल का जो प्रोसेस होगा ये सेम होगा जो जैसे हमारा जज के लिए स्टेट के हाई कोर्ट के जो जज का रिमूवल का प्रोसेस है, सेम यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसेस सेम होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के, ये देख लेते हैं। तो पहला उनका फंक्शन है कि जो डिलिमिटेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, और स्पेशली जो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है पंचायती राज या म्यूनसिपैलिटीज़ का, उनका बाउंड्री का निर्धारण जो है
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करती है। इसके अलावा जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, जो पंचायत और फिर म्यूनसिपैलिटीज़ का, उसका इलेक्टोरल जो रोल्स होता है, इसका निर्धारित स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करती है। फिर जो SC ST या फिर OBC हो गए, इनको रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है इस इलेक्शन में, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में, इसका भी निर्धारित करने का काम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का है। और लोकल बॉडी के इलेक्शंस रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो ये जो इसका निर्धारित जो है या फिर इसका सॉल्यूशन जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर प्रोवाइड करेगी। और जो गवर्नर को होते हैं, स्टेट के गवर्नर होते हैं, ये बॉडी उनको, जो कमिश्नर होते हैं, उनको एडवाइस कर सकते हैं। और लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होता है, इससे रिलेटेड किसी भी मुद्दे पे ये गवर्नर को अपने इनपुट्स दे सकते हैं और एडवाइस कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और इसको देख लेने के बाद आप ट्राई करिए। इसका बेस्ट आउटपुट तभी मिलेगा आप इसको कवर करने के बाद इससे जो रिलेटेड स्टैटिक का पार्ट है लक्ष्मीकांत में जाइए, इसको प्रॉपर रिवाइज करिए, नोट बनाइए, और वहाँ पे जो भी आपको डाउट्स है क्लियर होगा। और इनकेस और भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या किसी स्पेसिफिक डाउट्स पे हम वीडियो लेकर आए तो भी कमेंट करके बताइए, हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो लाने का। हमारा अगला टॉपिक है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है डीलिमिटेशन के बारे में पहले देखें। तो डीलिमिटेशन मीन्स क्या होता है कि जब हम नंबर ऑफ सीट, जैसे किसी जगह पे हम कितने नंबर ऑफ सीट्स होने चाहिए इलेक्शन में, इसका निर्धारण जो हो गया, या फिर जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का बाउंड्री का निर्धारित करने का जो रोल होता है, उसी को हम डीलिमिटेशन बोलते हैं। और ये काफ़ी एक हाई पावर बॉडी होती है जिसको हम डीलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। मीन्स डीलिमिटेशन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है और ये बताता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या क्या बाउंड्री होना चाहिए, मीन्स कौन कौन सा गांव या फिर क्षेत्र उसके थ्रू कवर होने चाहिए और उसमें कितनी सीटें होनी चाहिए। इसको निर्धारित करने का काम जो है डीलिमिटेशन कमीशन के पास होता है। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है आर्टिकल 82 में दिया गया है। और ये अपना जो पावर है यहाँ से ये ऑथराइज करती है। और ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है अब तक सिर्फ 4 बार ही बना हुआ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि UPSC 23 में प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम लाइन में ऐसे सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब तक जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो सिर्फ 4 बार ही बना है। कब कब बना है? 52 में बना था, 63 में, 73 में और 2002 में। तो आखिरी वाला जो बना था डीलिमिटेशन कमीशन 2002 में बना था। और ये जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी ऐसी होती है जो एक जिनको मीन्स जिनका मेंशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, बट पार्लियामेंट क्या करती है एक एक्ट के माध्यम से उसको एक लीगल बैकिंग देती है। तो इस चीज़ को हम स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो है यहाँ पे हमने बताया आर्टिकल 82 में, यहाँ पे बोला गया है कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है आर्टिकल 82 के माध्यम से पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा और ये एक नोट्स बना लीजिएगा जो कि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। फिर अगला हमारा टॉपिक है कि अगला हमारा पॉइंट है कि जब भी डीलिमिटेशन कमीशन कोई डिसीजन लेती है तो ये डिसीजन फाइनल होता है। मीन्स इसके खिलाफ आप कहीं कोर्ट में कोई मुद्दा उठा नहीं सकते हैं या फिर कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते हैं, और इसके खिलाफ आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी कोर्ट में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। मीन्स डीलिमिटेशन कमीशंस का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो हम पॉइंट ये बताएंगे कि जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो पहला मेंबर जो होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं एज अ चेयरपर्सन। मीन्स इस कमीशन के जो चेयरपर्सन होंगे वो एक सुप्रीम कोर्ट जज होंगे। दूसरा है कि या तो फिर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे एज अ मेंबर, नहीं तो फिर इनके द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेटेड एक हमारे दूसरे इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो 2 लोग ये हो गए। और जिस भी स्टेट में इलेक्शन ये डीलिमिटेशन कमीशन हो रहा है उस स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये होंगे। तो ये 3 लोग यहाँ पे इसके मेंबर होते हैं डीलिमिटेशन कमीशन के।
इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ये भी कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें क्या है कि मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए, और एक वीडियो लाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारा अगला टॉपिक है कि ईवीएम और वीवीपैट। तो बेसिकली क्या है कि हम देख लेते हैं ईवीएम क्या होता है। तो ईवीएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये एक पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसको काफ़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। और ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको डेवलप किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम बेल बोलते हैं। ये बेल के द्वारा, ईवीएम जो है बेल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। तो आप जानते होंगे कि जो गोवा है, गोवा ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट दोनों को एक साथ करके इलेक्शन कराया था। मीन्स सारे ईवीएम से रिलेटेड एक वीवी अटैच एक वीवीपैट होगा, ऐसा इलेक्शन यहाँ पे गोवा में पहली बार हुआ था। और जो 2019 का इलेक्शन हुआ था, तो आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया था उसके थ्रू कि जो भी ईवीएम है उससे रिलेटेड एक वीवीपैट होना चाहिए। मीन्स सारे ईवीएम से रिलेटेड एक वीवीपैट होना चाहिए, जिससे कि इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड किसी को कोई डाउट ना रहे। फिर अभी जर्नी देख लेते हैं कि ये कब आया था। तो सबसे पहले ये आया था 1982 में, और ये केरला में लेकर आया गया था। तो केरला में लेकर आया गया था और यहाँ पे एक बाई इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे इसको पहली बार केरला में इसको यूज किया गया था। तो यहाँ पे हमने बताया कि गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट टू यूज वीवीपैट विद ऑल ईवीएम। तो इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों पॉइंट को ये क्या कहना चाहता है पहले ध्यान से समझिए कि यहाँ बोल रहा है कि गोवा ऐसा पहला राज्य था जिन्होंने सारे ईवीएम से वीवीपैट को अटैच करके इलेक्शन करवाया था। और यहाँ पे बोल रहा है कि वीवी जो ईवीएम है मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो पहली बार यूज किया गया था 1982 में। मीन्स 1982 के में केरला में एक बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे यूज किया गया था। और जब भी ईवीएम को लेकर आया गया था, तो एक जो आरपीए एक्ट है, आरपीए स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट किया गया था जिसमें बोला गया था, परमिट किया था, मीन्स अलाउ किया था इस एक्ट ने कि आप ईवीएम को यूज करके वोटिंग करा सकते हैं। और इसको जनरल इलेक्शन में पहली बार 2004 में लेकर आया गया था। तो इसके पार्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एक इसमें बैलेट यूनिट होता है, दूसरा कंट्रोलर यूनिट होता है, तीसरा होता है वीवीपैट होता है। तो बैलेट यूनिट बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी इलेक्शन देने जाते हैं तो देखेंगे कि वहाँ पे जो बटन दबाने का काम करते हैं वो बैलेट यूनिट होता है। मीन्स वहाँ पे जो 16 बटन्स होते हैं जो कैंडिडेट के बारे में दिए रहते हैं, तो वो उसको हम बैलेट यूनिट बोलते हैं। एक कंट्रोल यूनिट होता है, मीन्स वो जो माइक्रो कंट्रोलर वाला पार्ट होता है, और किसको कोड के थ्रू किसको वोटिंग गया है ये रखते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मीन्स जो यहाँ के वोट कराने की जिम्मेदारी जिस ऑफिसर को होती है वो उनके पास होता है। और वीवीपैट वो मशीन होता है जहाँ पे वो पर्ची एक निकलती है और उसमें दिखाया जाता है कि आपका वोट किसको गया है। उस चीज़ को हम वीवीपैट बोलते हैं। तो जिससे क्या होता है, वेरिफिकेशन हो जाता है कि आपने किसको जिसको वोट दिया है उसी को वोट गया है कि नहीं गया है। इससे क्या होता है कि हमारे जो डेमोक्रेसी है इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है वोटिंग सिस्टम को लेकर। हमारा अगला टॉपिक है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो बेसिकली मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जेनेसिस जो है, जेनेसिस बेसिकली उत्पत्ति के बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले 1960 में इसके बारे में सोचा गया था। और ये सबसे पहले जो केरला में जो स्टेट इलेक्शन हुए थे, मीन्स जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था केरला में, इसमें इसको अनाउंस किया गया था। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक सेट ऑफ गाइडलाइन होता है। मीन्स एक ऐसा एक नोटिफिकेशन टाइप का होता है वहाँ पे जिसमें दिया रहता है कि आपको वोटिंग के टाइम पे, मीन्स इलेक्शन का जो डेट अनाउंस होता है उसके बाद से आप कौन कौन से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। इसी गाइडलाइन को हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके और वोटिंग में कोई धांधली ना हो पाए। और ये किसके द्वारा लेकर आया जाता है, ये लेकर आया जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, मीन्स ईसीआई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसके द्वारा लेकर आया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन को आप जानते होंगे कि आर्टिकल
324 में दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है। और जो इलेक्शन कमीशन होता है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है उसको कराने का। स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा का जो इलेक्शन होता है इसको कराता है। पहला तो पार्लियामेंट हो गया जिसमें ये हो गया लोकसभा वाला। दूसरा हो गया कि विधानसभा का इलेक्शन कराता है। तीसरा हमारा हो गया कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है ये भी इलेक्शन कमीशन कराता है। और चौथा जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति हुए इनका इलेक्शन कराने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन का होता है। और ये कहाँ से इनको पावर मिलता है? हमारे संविधान के आर्टिकल 324 से। तो अभी अगला हमारा पॉइंट है कि जो एमसीसी है मीन्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे जो क्वेश्चन है ट्विस्ट करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी लागू होता है। मीन्स किसके किसके लिए ये लागू होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? तो बेसिकली क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हो गई मीन्स जो चुनाव में लड़ने वाली पार्टीज वो हो गए, फिर जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उन पे भी लागू होता है। और जो पोलिंग एजेंट है मीन्स चुनाव से रिलेटेड जो एजेंट्स हैं जो उसको इलेक्शन करवाने के लिए काम करते हैं उनके लिए भी लागू होता है। फिर गवर्नमेंट में ड्यूटी पे जो हैं उनके लिए भी लागू होता है। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि ये कब से लागू हो जाता है? मीन्स जब भी ये इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है तब से ये लागू हो जाता है। और ये तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। तो ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इलेक्शन का डेट अनाउंस होने से रिजल्ट आने तक के बीच में ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। मीन्स इस बीच में आप इसका वायलेशन नहीं कर सकते हैं। इन केस आप इसका वायलेशन करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपको इसके लिए पनिश भी कर सकता है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि लोकसभा इलेक्शन। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा 18th लोकसभा इलेक्शन हुआ था। तो उसके बारे में कि लोकसभा हमारा क्या है, बेसिकली जो हमारा पार्लियामेंट का हाउस ऑफ पीपल है जहाँ पे हम अपने सांसद को चुन के भेजते हैं उसके इलेक्शन को हम लोकसभा बोलते हैं। इसका ड्यूरेशन जो होता है 5 साल के लिए होता है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को कभी भी डिजॉल्व कर सकते हैं। मीन्स जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उन्होंने सपोज डिजॉल्व करने का अथॉरिटी उनके पास होता है कि लोकसभा को डिजॉल्व करना है वो कभी भी कर सकते हैं विदाउट किसी के परमिशन के। और इनके प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति के इस डिसीजन को आप कहीं पे चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में। अगला पॉइंट है कि ये जो है जो इमरजेंसी के टाइम पे इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 1 साल। मीन्स सपोज नेशनल इमरजेंसी देश में लगा हुआ है और वहाँ पे लोकसभा का टेन्योर 5 साल पूरा हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि 1 साल के लिए जो लोकसभा है इसको एक्सटेंड कर देंगे। और ये तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पे हमारे यहाँ इमरजेंसी लगा हुआ है तब तक ये एक एक साल करके एक्सटेंड होता रहेगा। और एक बार इमरजेंसी खत्म हो गया तो उसके बाद ये 6 महीने से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीन्स सपोज इमरजेंसी जब तक चल रहा है ये तब तक तो एक एक साल करके राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही ये इमरजेंसी खत्म हुआ उसके 6 महीने के अंदर इमरजेंसी को सॉरी इलेक्शन को जो लोकसभा का इलेक्शन उसको कराना मैंडेटरी होता है। मीन्स उसके बाद तक आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो इलेक्शन कमीशन है हमने बताया कि आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 324 से 329 है। यहाँ पे देखेंगे इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है जो कि हमारे पार्ट 15 में आता है। पार्ट 15 में हमारे आता है तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या करता है यूपीएससी जो है ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट दे देता है और यहाँ पे भी स्टेटमेंट दे दिया और यहाँ पे मैचिंग करने के लिए दे देता है कि कौन कौन सा आर्टिकल में कौन कौन से
टॉपिक को कवर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो इलेक्शन कमीशन है ये पार्ट 15 में आता है। हमारा अगला पॉइंट है कि आर्टिकल 29 बी के बारे में। तो बेसिकली आर्टिकल 29 बी ये बोलता है कि जब भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी आपको, सपोज कहीं पे इलेक्शन हुआ और उससे रिलेटेड आपको लगता है नहीं यहाँ पे कुछ गलत हुआ है इलेक्शन के प्रोसेस में, तो आप जो है एक आर्टिकल 329 के माध्यम से एक इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन पिटीशन होता है जिसका एक प्रिस्क्राइब्ड मीन्स पहले से डिसाइडेड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप अपने पिटीशन को बनाकर उस स्टेट के हाई कोर्ट में आप कंसर्न है उसकी जो भी, मतलब सपोज यहाँ पे अपने यूपी में कोई सीट है, वहाँ पे कहीं पे धांधली हुआ, तो उससे रिलेटेड आप जो इलाहाबाद कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पे जाके आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जो जो भी उसका एक प्रोसेस है। और लॉ में जो मेंशन किया गया कि उसका फॉर्मेट क्या क्या होना चाहिए, इलेक्शन पिटिशनर कंसर्न्ड हाई कोर्ट में जाना है, और जो ये इलेक्शन का पिटीशन होता है वो स्टेट हाई कोर्ट के पास होता है, जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इसमें इलेक्शन पिटीशन का जो जो हाई कोर्ट की पावर है इलेक्शन पिटीशन से रिलेटेड, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है या एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, ये फिर ये किस टाइप का जुरिस्डिक्शन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का। और सपोज इसके प्रोसेस से रिलेटेड आपको कुछ वहाँ पे डाउट है, तो वो आप सेकेंड लेवल पे अपील कर सकते हैं। कहाँ पे? ये सुप्रीम कोर्ट पे जाके उससे रिलेटेड आप अपील कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्शन पिटीशन वो कौन कौन कर सकता है? कोई एक कैंडिडेट कर सकता है, सपोज जो चुनाव लड़ा है वो कैंडिडेट कर सकता है, या फिर जो इलेक्टर है मीन्स आप या हम जो भी इलेक्शन देने जाते हैं, हमारे जैसे लोग भी जाके वहाँ पे पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि नॉमिनेशन को प्रोसेस को लेके। तो नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली जब जब भी इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन होने के लिए जो कैंडिडेट होते हैं, तो वो अपने डिटेल्स को फाइल करते हैं इलेक्शन कमीशन में कि हाँ हम चुनाव लड़ेंगे। तो इस प्रोसेस को हम नॉमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका मेंशन कहाँ पे किया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं किया गया। हमारे यही इसका जो मेंशन है, जो आरपीए एक्ट है, आरपीए स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो यहाँ पे मेंशन है कि नॉमिनेशन किस तरीके का होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या दिया है? पहला पॉइंट दिया है आरपीए में, जिसके सेक्शन 3 में मेंशन है नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में, कि सपोज कोई रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। तो बेसिकली क्या होता है, आप जानते होंगे कि हमारे कंट्री में बहुत सारी पार्टियां बनी रहे हैं। तो कुछ पार्टीज को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो सपोज वैसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो एक प्रपोजर होने चाहिए। तो प्रपोजर बेसिकली क्या होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक वोटर होता है, वो क्या करेगा, वो आपको प्रपोज करेगा उस कैंडिडेट का ने। और ये तब होगा जब आप और जो रिकॉग्नाइज पार्टी हैं उससे चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक प्रपोजर की आपको ज़रूरत होती है। बट आप इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रहे हैं या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपको 10 प्रपोजर की ज़रूरत होगी। और ये प्रपोजर जो है सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसी क्षेत्र के वोटर्स के द्वारा ही प्रपोज किया जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में दिया है कि उसी के क्षेत्र का वो वोटर होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है रीपोलिंग। तो रीपोलिंग बेसिकली क्या होता है, सपोज किसी डेट को किसी एरिया में डिसाइड हुआ है कि इस डेट में यहाँ पे इलेक्शन होगा, बट क्या होता है कि उस डेट में इलेक्शन कैंसिल कर दिया गया है, या फिर इलेक्शन होने के बाद भी इलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया है जाता है। जैसे अभी रिसेंटली क्या था, मणिपुर में एंड अरुणाचल प्रदेश में, आप जानते होंगे कि वहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि अनाउंस किया कि यहाँ पे रीपोलिंग होता है, मीन्स दोबारा चुनाव होगा। तो रीपोलिंग का मेंशन जो है आरपीए एक्ट 1951 में मेंशन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से केसेस हैं कि यहाँ पे रीपोलिंग मीन्स होना चाहिए या फिर होगा दोबारा चुनाव होने के लिए, ये 4 कंडीशंस दिए हैं जिसको फुलफिल कर इनकेस करता है तभी वो दोबारा चुनाव होगा। पहला है कि नेचुरल कैलेमिटी होती है या फिर कोई वायलेंस होता है, मीन्स नेचर से रिलेटेड कोई डिजास्टर आ गया, जैसे अब बहुत ज़्यादा फ्लड आ गए, बारिश हो गया, या फिर और नेचुरल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ गया, तो
एक हो सकता है। दूसरा है कि हमारा जो वोटिंग का मशीन है इसको ये डैमेज कर दिया जाता है कुछ वायलेंस के थ्रू, तो भी यहाँ पे रीपोलिंग हो सकता है। तीसरा कंडीशन है कि बूथ कैप्चरिंग का कहीं पे इंसिडेंट हो गया तो भी इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि दोबारा चुनाव करवा देता है। और चौथा केस है कि सपोज जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो भी इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाता है। तो ये चार केसेस ऐसे हैं जिस केस में इलेक्शन ऑफ इंडिया जो है रीपोलिंग करवा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हमारा अगला टॉपिक है कि साइलेंस पीरियड। तो साइलेंस पीरियड क्या होता है बेसिकली कि स्टेट्स में लागू किए जाते हैं, और कब ये होता है कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तब होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप जानते होंगे जब भी इलेक्शन होने वाला रहता है तो इलेक्शन डे की 48 घंटे पहले ही आप जानते होंगे कि प्रचार प्रसार बंद हो जाते हैं, और कोई भी चुनाव से रिलेटेड यहाँ पे कैंडिडेट है या पार्टी है चुनाव के बारे में नहीं बोलेगा। उस प्रोसेस को हम साइलेंस पीरियड बोलते हैं। तो ये एक बैन होता है, यहाँ पे देखिए बैन ऑन पॉलिटिकल कैंपेन, और ये 48 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाता है। और इसका मेंशन देखेंगे कि जो आरपीए एक्ट है इस यहाँ पे इसके बारे में बोला गया है, और इससे रिलेटेड कोई मीन्स आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इस आप इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर आप टीवी पे या फिर दूसरी जगह पे प्रचार नहीं कर सकते हैं। और उसी में मेंशन है कि एग्जिट पोल भी नहीं दिखा सकते हैं, ओपिनियन पोल भी नहीं दिखा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइलेंस पीरियड। मीन्स 48 आवर्स पहले, इलेक्शन डे के 48 आवर्स पहले जब चुनाव का प्रचार प्रसार बंद हो जाता है उसी को हम साइलेंस पीरियड बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी यूपीएससी 23 में 23 या फिर 22 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक कैंडिडेट का नेम देता है और पूछता है इन्होंने ऐसा किस किस जगह से चुनाव लड़ा था इससे रिलेटेड। तो अभी क्या है कि इसका जो मेंशन है, जो आरपीए एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें दिया है। और इसमें दिया था पहले पहले क्या होता था मीन्स 1996 तक जब हमारा देश आज़ाद हुआ मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से लगाए 1996 तक मीन्स कोई भी कैंडिडेट कितनी जगह से भी चाहे तो वो इलेक्शन लड़ सकता था। कब तक लड़ सकता था? 1996 तक, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी हमारे पास नियम या कानून नहीं थे या फिर कोई ऐसा हमारे पास लिमिट भी नहीं था। बट क्या हुआ कि यहाँ पे जो आरपीए का एक्ट है इसमें एक संशोधन किया जाता है, और इन्होंने संशोधन करके एक सब क्लॉज डाला गया सेक्शन 33 सब क्लास 7 में कि एक कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट पे ही लड़ सकते हैं। मीन्स एक कैंडिडेट है 2 से ज़्यादा सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, और यहाँ पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट पे इलेक्शन लड़ना है। और उस इलेक्शन में सपोज ये दोनों सीट जीत जाते हैं तो उनको क्या करना है कि एक सीट से इस्तीफा दे देना है, और जो भी सीट से इस्तीफा देंगे वहाँ पे एक बाई इलेक्शन होगा। तो इस चीज़ को हम वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, और इसका कवर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 इसमें दिया गया है। हमारा अगला टॉपिक है कि होम वोटिंग। तो होम वोटिंग बेसिकली क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो होम वोटिंग क्या होता है कि आप अपने घर बैठे बैठे जब आप वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं मीन्स घर पे बैठ के ही आप वोट दे देते हैं। इस प्रोसेस को हम वोटिंग फैसिलिटी ये बोलते हैं, होम वोटिंग बोलते हैं। और किसके थ्रू? ये पोस्टल बैलेट के थ्रू देते हैं, मीन्स आप पोस्टल बैलेट के थ्रू देकर इसको भेज देते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं, मीन्स इस ये कौन कौन लोगों पे लागू होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हो जिनको 40% से ज़्यादा का डिसेबिलिटी बेंचमार्क है वो लोग एलिजिबल हैं। दूसरा है सीनियर्स, ऐसे सीनियर सिटीजन जिनका एज जो है 85 ईयर्स हो गया है, मीन्स 85 साल से ज़्यादा के जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग। और दूसरा पर्सन विद जो डिसेबल्ड पर्सन है जिनका बेंचमार्क 40% से ज़्यादा का है, वो लोग घर बैठ के पोस्टल बैलेट के थ्रू इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर वो अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। तो पोस्टल बैलेट क्या करता है? अलाउ करता है जिसमें आप अपने वोट को एक पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं, और
ये हो गया पोस्टल बैलेट हो गया, जिसमें आप अपने वोट को पोस्ट के माध्यम से देते हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्टल बैलेट। एक होता है कि स्पेशल वोटर। स्पेशल वोटर कौन कौन होता है कि एक सर्विस वोटर हो गया। सर्विस वोटर को हम बताएंगे कि कौन कौन से। देखिए सर्विस वोटर बेसिकली कौन कौन होता है यहाँ पे दिया गया है कि सपोज आप आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं तो आप सर्विस वोटर हो गए। आप पुलिस फोर्स में काम करते हैं और अपने स्टेट के बाहर आपका ड्यूटी लगा हुआ है तो भी आप सर्विस वोटर एज ए सर्विस वोटर कंक्लूड किए जाएंगे। और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं, आउटसाइड इंडिया मीन्स आप देश के बाहर रह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं तो भी आप एक सर्विस वोटर के तौर पे काउंट किए जाएंगे। और ऐसे लोग जिन पे आर्मी एक्ट 1950 के थ्रू आर्मी एक्ट लगा हुआ है तो ऐसे 4 केसेस में आप सर्विस वोटर काउंट किए जाएंगे। तो ऐसे वोटर को स्पेशल वोटर बोलते हैं। तो एक हो गया सर्विस वोटर हो गया। फिर इनका जैसे इलेक्शन ड्यूटी जो है वो उनका बाहर लगा रहता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिनका प्रिवेंटिव डिटेंशन है मीन्स बाहर निकलना अलाउ नहीं है, एक घर में कैद करके रखे गए हैं, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी ऐसे लोगों को स्पेशल वोटर बोला गया है। और ऐसे वो लोग जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। और एक होता है प्रॉक्सी वोटिंग। तो प्रॉक्सी वोटिंग बेसिकली क्या होता है, ये प्रॉक्सी वोटिंग के थ्रू इसमें जो वोटर होता है एक लोगों को नॉमिनेट करते हैं और वो जो पर्सन है उस पर्सन के बिहाफ पे जाके वोट करता है। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे ए है, ए ने सपोज इसको बी को बोला कि आप मेरे बिहाफ पे जाओ वोट दे आओ स्पेशल केस में, तो ये जाएगा बी जो है जाके यहाँ पे जो ईवीएम है ईवीएम यहाँ पे जाके वोट डालेगा कि जिसको भी ये ए बोलेगा, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। हमारा अगला टॉपिक है फॉर्म 17C। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस शॉर्ट में बता देते हैं कि ये जो होता है एक डेटा का कलेक्शन होता है जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, जिसमें एलिजिबल वोटर्स का एक सारा लिस्ट होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का, और कौन कौन लोगों ने वोट दिया है इसका डेटा भी का मेंशन जो है फॉर्म 17C में रहता है। और कौन कौन से लोगों को वोट देना अलाउ नहीं है, ऐसे लोगों का डेटा जो है एक बनाया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। इस डेटा को हम बोलते हैं फॉर्म 17C। और कितने, इसमें ये भी मेंशन रहता है कि कितने लोगों ने वोट को दिया है, इस चीज़ का भी मेंशन रहता है। तो इस इन सब डिटेल्स को हम फॉर्म 17C बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ब्रैली सिग्नेज। तो देखेंगे कि ब्रैली सिग्नेज क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं मीन्स जिनको दिखाई देने में दिक्कत होती है या फिर ब्लाइंड वोटर्स होते हैं, उनको क्या होता है कि वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के प्रोसेस को हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि दिया है कि एक कंपेनियन होता है जो जिसमें रूल 49N में इसका मेंशन है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कि ब्रैली सिग्नेज। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी हमारा जो इलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक है वो कवर हो गया। हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे कि पार्लियामेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर लोकल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम कवर करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनल इमरजेंसी। तो इसको देख लेते हैं इंटरनल इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन यूजुअली यूपीएससी क्वेश्चन में आ ही जाता है। तो ये हाईलाइट इसलिए था क्योंकि इमरजेंसी जो 1975 में लगा था उसको लगे हुए नियरली 50 ईयर्स हो गए हैं। तो इसके बारे में तो अभी देख लेते हैं इमरजेंसी क्या होता है। तो इमरजेंसी पहले तो हमारा जो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का, यहाँ से लिया गया था नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी हमारे इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कहाँ से कहाँ पे है, आर्टिकल 352 से लगा है 360 में। यहाँ पे देखेंगे जो भी आर्टिकल्स हैं ये इमरजेंसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में डिस्कस करता है। और ये कौन से पार्ट में है, तो ये पार्ट 18 में है। तो हमारे संविधान के 18th जो पार्ट है इसमें इमरजेंसी के बारे में दिया गया है। तो ये क्यों लगाया जाता है, इसका क्या क्या पॉइंट रखा गया है कि टू सेफगार्ड सोवेनिटी मीन्स इंडिया का जो सोवेनिटी इसकी रक्षा करने के लिए, फिर यूनिटी मीन्स जो अखंडता है इसके बारे में दिया गया है, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो इन सब जो पॉइंट है इन सब पॉइंट को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी या फिर जो अदर इमरजेंसी हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है कि इमरजेंसी के कितने टाइप्स होते हैं। तो इमरजेंसी बेसिकली 3 तरह की होती है। तो पहला इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, जिसका मेंशन जो है आर्टिकल 352 में दिया गया है।
तो ये नेशनल इमरजेंसी जो है 3 पॉइंट की बेस पे लगाया जा सकता है। तो पहला है वार और एक्सटर्नल अग्रेशन, जिसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। तो वार हो गया, फिर एक्सटर्नल जो अग्रेशन होता है उसके कारण जब इमरजेंसी लगती है उसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। दूसरा है कि आर्म्ड रेबेलियन, मीन्स जो पहले इंटरनल इमरजेंसी हुआ करता था उसको इसको रीनेम करके आर्म्ड रेबेलियन बोला गया था। तो ये दो केसेस में आप देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, और नेशनल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 352 में दिया गया है। दूसरा हमारा इमरजेंसी है जब भी दूसरा इमरजेंसी जो है हमारा एक प्रेसिडेंट रूल इसको बोलते हैं, मीन्स किसी राज्य में देखेंगे कि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं बनती तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो उस चीज़ को हम हमारा जो इमरजेंसी का दूसरा टाइप है इसके बारे में इसका जिक्र जो है आर्टिकल 356 में दिया गया है। और ये तभी लगाया जा सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशनरी जो मशीनरी है ये फेल हो जाती है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया जो प्रोसेस है वो फेल होता है। तो उस केस में उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा हमारा जो इमरजेंसी का टाइप है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा आर्टिकल 360 में दिया गया है। और ये तभी लगाया जा सकता है जब हमारी जो हमारे कंट्री की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई थ्रेट हो, मीन्स खतरा हो, तब इस केस में इमरजेंसी जो लगाया जाएगा वो फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी कितने तरह के होते हैं? इमरजेंसी बेसिकली 3 तरह की होते हैं। नेशनल इमरजेंसी कब कब लगाया जा सकता है? वार और एक्सटर्नल अग्रेशन। दूसरा है कि आर्म्ड रेबेलियन के केस में इमरजेंसी जब लगाया जाता है आर्टिकल 352 के थ्रू लगाया जा सकता है। दूसरा है किसी स्टेट में सपोज सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस के फॉलो नहीं कर रही है, तो उस केस में जब इमरजेंसी लगेगा उसको राष्ट्रपति शासन बोलेंगे, और इसका जो पावर है या फिर इसका जिक्र जो आर्टिकल 356 में दिया गया है। तीसरा इमरजेंसी है जो है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसका मेंशन आर्टिकल 360 में दिया गया है। और ये जब हमारे कंट्री में फाइनेंशियल कोई थ्रेट होता है इस चीज़ से रिलेटेड, जब कुछ डिसीजन आते हैं तो उस चीज़ को हम फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। तो अभी जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है, मीन्स जो डिक्लेरेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जब भी अप्रूवल के बारे में, तो अप्रूवल क्या है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी का अनाउंसमेंट होता है तो जो है उस चीज़ को हमें जो बोथ हाउस हैं, मीन्स हमारा जो लोकसभा है एंड हमारा जो राज्यसभा है वहाँ से 1 महीने के अंदर हमें पास कराना पड़ता है, नहीं तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट वो हट जाएगा इमरजेंसी। मीन्स जब भी इमरजेंसी का अनाउंस होता है तो 1 महीने के अंदर हमें अपनी लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूव कराना होता है। और एक बार अप्रूव हो जाने के बाद वो देखेंगे कि वो इमरजेंसी जो है 6 महीने तक एग्जिस्ट करता है, और ये कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। और एक बार अप्रूवल मिल गया तो वो 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। और इसका जो जिक्र है जो हमारा 44वां जो संविधान का संशोधन था जो कि 78 में लेकर आया गया था उसके में इस तरीके का प्रोविजन मेंशन है। और जब हम इमरजेंसी को पास कराने जाते हैं तो इस चीज़ को हमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स सपोज क्या है कि राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिक्लेयर कर दिया है, तो उसको 1 महीने के अंदर हमें अपनी लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना है। तो जब भी पास कराएंगे तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी होता है कि जो हमारे टोटल मेंबर्स हैं उनका तो है सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए। मीन्स सपोज हमारे इसमें लोकसभा में 543 हैं तो 273 जो हैं वोटर तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। और जो प्रेजेंट है मीन्स जितने लोग लोकसभा में प्रेजेंट हैं उसका टू थर्ड थर्ड मेजोरिटी होना चाहिए। इस चीज़ को हम स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। मीन्स मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मीन्स जितने सदस्य हैं उनकी मेजोरिटी होना चाहिए। और दूसरा इसमें केस है कि एटलीस्ट टू थर्ड, मीन्स जितने लोग प्रेजेंट में मौजूद हैं उसका टू थर्ड मेजोरिटी होना चाहिए। इस चीज़ को स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। तो इस स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू जब अप्रूव होता है तो वो 6 महीने तक एग्जिस्ट करता है। और किसी केस में मान लीजिए कि लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि नया जो लोकसभा बनता है उसके 30 दिन के अंदर उस चीज़ को पास कराना रहता है, नहीं तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सपोज वो जब भी जो नेशनल इमरजेंसी है इसको रिवोक करना है, मीन्स इसको हटाना है, इसको अनाउंस करना है, तो पहले तो इसको राष्ट्रपति अनाउंस कर देते हैं। और राष्ट्रपति के अनाउंस होने के बाद किसी पार्लियामेंट से
हमें अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स लगाने के लिए आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल की आवश्यकता है, बट नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इसमें पॉइंट है कि सपोज लोकसभा से और सपोज जो प्रेसिडेंट है वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं, तो हमें लोकसभा में एक बिल जो है सिंपल मेजोरिटी से पास करवा के भी वहाँ से हम जो इमरजेंसी है उसको हटवा सकते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इमरजेंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इससे रिलेटेड मेजरली जो हमारा 44वां संविधान का संशोधन हुआ था उसमें लेकर आया था। तो पहला पॉइंट जो था लेकर आया था आर्टिकल 44th अमेंडमेंट में, कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसके लिए रिटेन अप्रूवल की ज़रूरत होती है। मीन्स आप जानते होंगे कि हमारा जो कैबिनेट होता है वो हमारे प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करता है। तो बहुत जगह देखेंगे कि हमें सिर्फ उनके कहने पे ही राष्ट्रपति वो काम कर देते हैं, बट इमरजेंसी लग रहा है तो उनको जो कैबिनेट है रिटेन एक अप्रूवल देना रहता है प्रेसिडेंट को। तो पहला एक रिटेन अप्रूवल। दूसरा है कि जब भी इमरजेंसी लगता है तो यहाँ पे फंडामेंटल जो राइट है उसमें भी स्पेशली जो आर्टिकल 20 है जिसको हम कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस बोलते हैं ये, एंड दूसरा जो आर्टिकल 21 है जिसको राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी बोलते हैं, ये उस केस में भी एग्जिस्ट करेगा। मीन्स नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है और उसके बाद भी आपका जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 के माध्यम से मिला हुआ वो और आर्टिकल 21 के माध्यम से मिला हुआ है ये वायलेट होता है, तो भी आप नेशनल इमरजेंसी के केस में भी आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आप इसके लिए जा सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि टर्म ऑफ लोकसभा, तो ये लोकसभा का जो टर्म है ये 5 साल पहले क्या था कि जो 44वां इसमें था, सॉरी इसमें पहले 6 साल को रखा गया था, बट बाद में जो 44वां संविधान का संशोधन हुआ इसमें 6 साल से हटाकर 5 साल को किया गया था। और इसमें भी बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस का, कि सपोज क्या होता है कि जब राष्ट्रपति का या फिर उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो ये जो है इसका डिसीजन का जो जुडिशियल रिव्यू है ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे 44वें संविधान के संशोधन में मेंशन किया गया था। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ये आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए जो कि आपका जब भी एग्ज़ाम आएगा उसके कुछ दिन पहले रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और ट्राई करिए कि जो भी हमने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये अपने स्टैटिक वाले पार्ट में, मीन्स लक्ष्मीकांत में जो भी आपने पढ़ा है या फिर जिस भी बुक से आपने पढ़ा है वहाँ पे इस चीज़ को लिंक करते जाइए और इस टॉपिक को स्पेशली फोकस करिए, क्योंकि ये सपोज पिछले लास्ट 1 ईयर में न्यूज़ में थे, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो और यहाँ तक हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस लेकर आने के लिए। और आप एक बार सब्सक्राइब कर देंगे तो हम क्या करेंगे कि जो भी PT 365 के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के मैगजीन्स हैं जैसे इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, पॉलिटी हो गया और साइंस एंड टेक हो गया, इसको हम काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे, थोरली कवर करेंगे, और इसका डॉक्यूमेंट भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ। मीन्स ये दल बदल, आप कोई भी पार्टी है उसका दल बदलू कानून इसको बोलते हैं कि, और इसका मेंशन जो है जो हमारा संविधान का जो 10वीं अनुसूची है उसमें दिया गया है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में देखते हैं। तो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है ये MLA के डिसक्वालिफिकेशन के बारे में इसमें मेंशन किया गया है कि कौन कौन से केस में MLA जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसको कब इंक्लूड किया गया था, तो जो हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो वहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया था हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, और ये 10वीं अनुसूची में है, इसको हमने बता दिया गया है। और इसका जो सोली पावर दिया गया है, सोल पावर इनको दिया गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये जो हमारा स्पीकर होते हैं, स्पीकर इनके पास इसका जो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो पावर दिया गया है स्पीकर को दिया गया है। तो डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन से केस में होता है, तो पहला केस है कि जब आप कोई भी पार्टी का मेंबर हैं और उस पार्टी, सपोज आपने पार्टी ए से इलेक्शन लड़ा और बाद में जीत जाने के बाद अब आपने पार्टी ए से भी इस्तीफा दिया,
तो वहाँ पे जो है जो डिस्क्वालिफिकेशन जो है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ ये लागू होता है। दूसरा है कि आपने जिस पार्टी से टिकट लेके वोट लड़ा और जीत गए और उस पार्टी ने बोला कि वो हमारे पार्लियामेंट में वोट होना है, आपको प्रेजेंट रहना है और वोटिंग करना है, आपने वोट नहीं किया या क्रॉस आउट किया या फिर वोटिंग से आप देने से मना कर दिया गया है, तो उस बीच में आपको 15 दिन के अंदर यदि यहाँ पे पार्टी माफ नहीं करती है तो क्या होगा कि उस केस में आप डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उस केस में आपको जो स्पीकर हैं आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। फिर अगला इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का कंडीशन है कि आपने सपोज निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बाद में क्या किया आपने कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो इस केस में भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। और आप जानते होंगे कि हमारे पार्लियामेंट या फिर हमारा जो ये ये विधायकी का इलेक्शन होता है, तो हमारे इसमें विधायकी के इलेक्शन में भी देखेंगे कुछ जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होता है, तो ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर इनकेस 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उन पे भी ये डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ ये इनके लिए लागू हो जाता है। इसमें एक ये भी एक्सेप्शन भी दिया गया है कि सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी ए है, उसके 2/3 मीन्स 2/3 जो एमएलए हैं वो चाहते हैं कि किसी और पार्टी में मर्ज हो जाएं, तो क्या होगा कि इस केस में ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो 2/3 का कंडीशन रखा गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र में जो केस हुआ था वो इसी 2/3 के खेल के कारण हुआ था जिसमें शिवसेना वाला जो केस आया था। हमारा अगला पॉइंट है कि इसमें जो है जो हमारे स्पीकर या फिर प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होते हैं इनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि कितने दिन के अंदर ये हमें डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ये परमिट कर सकते हैं या फिर डिसीजन दे सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं दिया गया है। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिसाइडिंग स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन पनिश द एमएलए विद इन 60 डेज और विद इन 20 डेज, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टाइम लिमिट ही नहीं दिया गया है। ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला टॉपिक हम कवर करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और पार्लियामेंट्री कमेटी से देखेंगे कि यूजुअली क्वेश्चन पूछता रहता है। तो बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, ये नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर के द्वारा और जो स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है ये पार्लियामेंट्री कमेटी और इनके स्पीकर के ही डायरेक्शन पे ही वो काम करते हैं। तो और ये जो होता है अपने रिपोर्ट्स जो हो गया ये अपने स्पीकर या फिर उनके सेक्रेटेरिएट जो होते हैं उनके थ्रू उनके सामने अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं या फिर उनको रिपोर्ट अपना सौंपते हैं। और ये कहाँ है, जो हमारा ब्रिटिश का पार्लियामेंट था वहाँ से लिया गया था और इसका अथॉरिटी जो है आर्टिकल 105 में दिया गया है। तो पार्लियामेंट्री कितने टाइप के होते हैं इसको देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी, तो पार्लियामेंट्री कमेटी 2 टाइप के होते हैं। पहला है एडॉक कमेटी जिसको हम टेम्पररी कमेटी बोलते हैं, मीन्स कोई ऐसा मुद्दा आ गया है और वहाँ पे कोई कमेटी बनाने का कोई डिसीजन हो रहा है तो उसको एडॉक कमेटी कहते हैं और ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। सपोज जैसे कि रेलवे कन्वेंशन कमेटी, फिर पार्लियामेंट्री हाउस कॉम्प्लेक्स, फिर ज्वाइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट। ऐसे कमेटी जो होता है टेम्पररी कमेटी होते हैं, ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस कमेटी को एडॉक कमेटी बोलते हैं। और दूसरा है स्टैंडिंग कमेटी, तो स्टैंडिंग कमेटी इसको परमानेंट कमेटी बोलते हैं हम, परमानेंट कमेटी या फिर रेगुलर कमेटी बोलते हैं। और ये समय समय पर इस चीज़ को बनाया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है, तो जो हमारे फाइनेंस के रिसोर्सेज होते हैं इसका एलोकेशन के लिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं धांधली नहीं हो रहा है ना, इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है जिसमें डिफरेंट मतलब कमेटी के बेस पे वहाँ पे कितने मेंबर राज्यसभा से होंगे, कितने लोकसभा से होंगे, एज ए मेंबर वर्क करते हैं, उसको एनालिसिस करके अपने रिपोर्ट को सौंपते हैं। तो पहला हम कमेटी देखेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको शॉर्ट में पीएसी बोलते हैं। तो पीएसी जो है सबसे पहली 1921 में आया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो लेकर आया गया था, उसके थ्रू इसको किया गया था। और ये भी यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है सबसे पहले 1921 में बनाया गया था अंडर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा। इसमें ध्यान रखिएगा कि 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर जो हैं राज्यसभा से होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। पहली बार इसको 1921 में बनाया गया था अंडर मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के थ्रू। और ये जो होता है, जो रिवेन्यू होता है, इसको ऑडिट करने का, एक्सपेंडिचर को ये करने का, ऑडिट करने का इनका मेन काम होता है। दूसरा हमारा कमेटी है एस्टीमेट कमेटी। तो एस्टीमेट कमेटी पहली बार 1950 में बनाया गया था, 1950 में बनाया गया था और इसमें 30 मेंबर होते हैं। और ये जो 30 के 30 मेंबर लोकसभा से आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लार्जेस्ट कमेटी होती है, सबसे बड़ी कमेटी जो है ये एस्टीमेट कमेटी होती है, जो कि 30 मेंबर इसमें होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। और ये 1950 में पहली बार बनाया गया था। तो एस्टीमेट कमेटी किस लिए होती है? ये जो भी पॉलिसीज बनाया जाता है उसका एक अल्टरनेट पॉलिसी बनाने के लिए, कि इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, इस चीज़ को काम करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए एस्टीमेट कमेटी बनाया जाता है। तीसरा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी इन ऑफिशियल लैंग्वेज, मीन्स जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका जो कमेटी बनता है, उस चीज़ को हम ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी बोलते हैं, जिसका जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री जो होता है वो इसके चेयरमैन होते हैं, मीन्स चेयरपर्सन होते हैं इस कमेटी के। और इसमें देखा जाए कि इसको पावर मिलती है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के माध्यम से, जिसमें हिंदी को बोला जाता है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसके कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। और इन्होंने टाइम टाइम पे इसका प्रोग्रेस चेक करते हैं, जिसमें ये हिंदी को ऑफिशियल पर्पस ये यूज करने के लिए बोलते हैं। और इसका क्या स्टेटस है, कितना प्रोग्रेस हुआ हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, इसके मॉनिटरिंग के लिए इस कमेटी का निर्धारित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसमें 30 मेंबर होते हैं, 20 जो होता है लोकसभा से होते हैं, 10 जो है राज्यसभा से होते हैं। हमारा अगला कमेटी है प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा कमेटी। इसमें 12 मेंबर होते हैं अपोजिशन के, और ये जो है राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा बनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सपोज वो सेम कमेटी लोकसभा के लिए बनती है तो इसमें 15 मेंबर होते हैं और ये 15 जो है स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और हाँ, जो देखेंगे हमारा अगला कमेटी है कैबिनेट कमेटी। तो हमारे पास जो 8 तरीके का कैबिनेट कमेटी होती है, और ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है इस कमेटी के बारे में, फिर भी इस तरीके की कमेटी एग्जिस्ट करती है। और इसका हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं, ध्यान दीजिएगा। और ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जिसमें सिर्फ कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर ही इन्वॉल्व होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, ये जो टॉपिक है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा कि कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए देखेंगे कि जो कमिटी है जो बनाती है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को निर्धारित करने के लिए, इसको बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, जिसको शॉर्ट में एसीसी बोलते थे। इन्होंने न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी को अपॉइंट किया था, जिनका टेन्योर जो है 2 साल रखा गया है। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं बेसिकली मोस्ट सीनियर जो होता है आईएएस रैंक के ऑफिसर्स में, मोस्ट सीनियर जो पर्सन होते हैं उन्हीं को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है। और ये इनका मेन जो फंक्शन होता है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, मीन्स जो है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, देन हमारा होम मिनिस्टर हो गया, इन जो मिनिस्ट्री है इसके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम ही कैबिनेट सेक्रेटरी करती है। और ये जो होता है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, मीन जो सिविल सर्विस का बोर्ड होता है सीएसबी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसके ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, मीन्स बाय डिफॉल्ट ये इसके चेयरमैन हो जाते हैं सिविल सर्विस बोर्ड के। तो इसको ध्यान रखिएगा, 2 साल के लिए बनाया गया है। और कौन इसको निर्धारित करती है? ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट करती है। हमारा अगला टॉपिक है कि प्रेसिडेंट का एड्रेस। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा जो 18th जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें जब भी हमारा इसमें पार्लियामेंट में, लोकसभा में जितने भी सांसद लोग मिले, तो उसमें सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ पे अभिभाषण हुआ था। अभिभाषण से रिलेटेड 2 हमारे जो आर्टिकल हैं संविधान में, तो देखेंगे आर्टिकल 86 बोलता है, अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि जो
ये है, हमारे पार्लियामेंट है, वहाँ का एक हाउस या दोनों हाउस, वहाँ पे उस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। बट इस पावर को यूज़ करके कोई भी राष्ट्रपति ने अब तक इस चीज़ का आर्टिकल 86 का यूज़ नहीं किया है। बट आर्टिकल 87 में बोला गया है कि यहाँ पे 2 इंस्टेंसेस की बात की है, मीन्स 2 बार ऐसा साल में होगा जिसमें राष्ट्रपति जो है हमारे पार्लियामेंट को संबोधन कर सकती है। और ये कब कब होगा? तो पहला होगा कि फर्स्ट सेशन, मीन्स जब भी हमारा न्यू लोकसभा बनेगा उसके फर्स्ट सेशन में, जनरल इलेक्शन के फर्स्ट सेशन हुआ, जैसे अभी 2024 में इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें राष्ट्रपति जी ने उसका अभिभाषण दिया था, उस चीज़ को ये फर्स्ट सेशन हो गया। दूसरा है कि जो फर्स्ट सेशन होगा, हर साल का जो फर्स्ट सेशन होगा उसके लिए भी ये राष्ट्रपति जो है वो अपने अभिभाषण को दे सकती हैं, और इसका मेंशन जो है आर्टिकल 87 में किया गया है। हमारा अगला टॉपिक है कि ओथ ऑफ मेंबर। तो ओथ ऑफ मेंबर जो होते हैं, सपोज जो सांसद लोग इलेक्शन जीत के जाते हैं पार्लियामेंट में बैठने के लिए, तो वहाँ पे बैठने के पहले उनको एक ओथ मीन्स शपथ दिलाई जाती है। तो उस शपथ के बारे में जो है आप जानते होंगे कि थर्ड जो हमारा शेड्यूल है इसमें मेंशन किया गया है कि उस थर्ड शेड्यूल में कि कौन कौन से पर्सन्स या पर्सनालिटी हैं, उनको जो है कौन कौन से पोस्ट हैं, उनके लिए जो शेड्यूल थर्ड है वहाँ पे उनके ओथ के बारे में दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ओथ का जो मीडियम रहेगा लैंग्वेज का, वो या तो आप इंग्लिश में लीजिए, नहीं तो जो हमारा 8th शेड्यूल है यहाँ उसमें जो मेंशन 22, जो उस अनुसूची में मेंशन 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से किसी एक लैंग्वेज में आप अपना शपथ ले सकते हैं। तो अभी के लिए हमारा यहाँ पे हम अपने टॉपिक को रोकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और एक आपके सब्सक्रिप्शन से हमें काफ़ी हेल्प और सपोर्ट मिलता है नेक्स्ट वीडियोस लाने के लिए, क्योंकि एक वीडियो लाने के लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी एनर्जी हमें लगती है, और हमारे रिसोर्सेज भी काफ़ी लगते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें एक फाइनेंशियल भी सपोर्ट मिले। और इसके अलावा हम धीरे धीरे करके सारे इस जो PT 365 है उसको कवर करेंगे। फिर हम ट्राई करेंगे दो नेक्स्ट वीडियोस में हम PT 365 पॉलिटी मैगजीन को कम्प्लीटली कवर करते हैं, जिससे कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी ईजी रहे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।